आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। हम लोग पिछला क्लास में मिडेवल हिस्ट्री को स्टार्ट कर चुके थे और हम लोगों ने गुलाम वंश तक चीज़ों को पढ़ा था। गुलाम वंश तक। तो आइए एक बार हम लोग चीज़ों को रिवाइज करते हैं और फिर अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण। तो मुस्लिम आक्रमण जो होता है, मुस्लिम आक्रमण, ये होता है आपका कुल 2 चरणों में। एक, सबसे पहले तो अरब वासियों के द्वारा किया जाता है और दूसरा तुर्क वासियों के द्वारा किया जाता है। अरब वासी के द्वारा जो एक सफल आक्रमण हुआ था, यानी कि सफल आक्रमण का हम लोग बात करें तो ये हुआ था सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम, सफल आक्रमण। और इसका जो टारगेट था, ये जो भारत में आक्रमण किए थे तो इसी पर्पज़ से ये आए थे कि हम यहाँ पे आके युद्ध लड़ें और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धन दौलत को इकट्ठा करें, यानी कि धन को लूटना इसका मेन पर्पज़ था। और उसके बाद इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी इन्होंने किया था। ये था मोहम्मद बिन कासिम का पर्पस। और उसके बाद हुआ तुर्की आक्रमण। तो तुर्की से जो मुसलमान आक्रमण सब आए थे उनमें से प्रमुख है एक महमूद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, और उसके बाद तो हो जाता है दिल्ली सल्तनत का स्टार्टिंग। तो देखिए, मोहम्मद गजनवी जब यहाँ पे आक्रमण किए, उसके बाद मोहम्मद गौरी किए। तो मोहम्मद गौरी का कोई भी बेटा वगैरह नहीं था, तो इसका कुछ प्रमुख गुलाम था और उन गुलामों में जो सबसे प्रमुख था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही अपना सारा साम्राज्य मोहम्मद गौरी के द्वारा सौंपा जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक ही अपना जो राज्य है वो स्थापित करते हैं, जिसका नाम रहता है गुलाम वंश। और यहीं से आपका दिल्ली सल्तनत का स्टार्टिंग माना जाता है। और हमने गुलाम वंश तक को यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो ये हो गया ऊपर एक शॉर्ट रिवीजन। और उसके बाद हमने टॉपिक को पढ़ना शुरू किया। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक था अरब आक्रमण। अब अरब वासियों के द्वारा किस प्रकार से आक्रमण होता है वो हमने पढ़ा था। और सबसे इम्पोर्टेंट था कि अरबों का जो आक्रमण रहता है वो सिंध में रहता है और सिंध क्षेत्र को जीतते हैं। इसका जो जानकारी मिलती है ये हमें मिलती है अली अहमद का जो पुस्तक है चंचनामा, यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। तो ये आपको याद रखना था, इम्पोर्टेंट था। हालांकि काफ़ी सारा चीज़ हमने पिछला क्लास में पढ़ा था और इतना सारा को रिवीजन करना अभी पॉसिबल नहीं है। एक बार आप पिछला वीडियो को देख लीजिए अच्छी प्रकार से, और अगर आप सारा चीज़ को समझ गए होंगे तब जाके आज के वीडियो को देखिए, क्योंकि पिछला क्लास थोड़ा लॉन्ग था और आज भी हम लोग पूरा का पूरा ये जो दिल्ली सल्तनत है उसको कंप्लीट करेंगे, चाहे जितना टाइम लगे। क्योंकि मिडेवल हिस्ट्री को हम बहुत लंबा खींचना नहीं चाहते हैं कि शॉर्ट से कम ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। भले वीडियो का थोड़ा ड्यूरेशन लॉन्ग होगा, चलेगा, आप लोग अच्छी प्रकार से इसको देख लीजिएगा। तो देखिए, हमने ये सब पढ़ा था महमूद गजनवी के बारे में। 17 बार आक्रमण किए थे ये, और इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था ये सोमनाथ मंदिर। किधर है ये? 1026 में सोमनाथ के मंदिर पर। उसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में हमने पढ़ा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट है आपका तराइन का पहला युद्ध और फिर दूसरा युद्ध। तराइन का जो पहला युद्ध होता है इसमें मोहम्मद गौरी हार जाते हैं और सेकेंड टाइम में जीत जाते हैं। किसके किसके बीच हुआ था ये युद्ध? तो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, याद रखना है। फिर हमने स्टार्टिंग किया दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में कितना सारा वंश हमें पढ़ना है? तो 5।
और हमने एक ट्रिक बताया था आपको, गुलाब खिले तो सांस लो। अब देखिए, गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, सांस से हो जाएगा सैयद वंश, और लो से हो जाएगा लोधी वंश। तो ये आपका सीक्वेंस है जो एग्ज़ाम में पूछता है, ये आपको याद रखना है। और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि इन पांचों में से, यानी कि दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा कौन सा वंश चला था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो सबसे लंबा कार्यकाल था वो था तुगलक वंश का। देख पा रहे होंगे आप, तुगलक वंश का सबसे नंबर 1 में था सबसे लंबा कार्यकाल। फिर था आपका गुलाम वंश का, और फिर था आपका यहाँ पे लोधी वंश का, यानी कि सबसे पहला तीसरा नंबर, फिर पहला नंबर, फिर 5 नंबर। ये एक सीक्वेंस है, कार्यकाल भी पूछ सकता है। फिर हमने पढ़ा गुलाम वंश को, संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अब हम लोग सीधा अपना अगला टॉपिक में आते हैं। ये वंश हमारा कंप्लीट था और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खिलजी वंश के बारे में। और खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था क्यूमर्स। जैसे कि मोहम्मद गौरी था सबसे पहले, गौरी का कोई उत्तराधिकारी कोई बेटा नहीं था, तो सारा साम्राज्य सौंप दिए अपना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापना किया गुलाम वंश का। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था, ये गुलाम था और गुलाम ही अपने आप को स्वीकार किया। इसके बाद जो शासक बने इल्तुतमिश, वो अपने आप को सुल्तान माना, इसीलिए वास्तविक संस्थापक हम लोग इल्तुतमिश को ही बोलते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, इस प्रकार करके शासन चलता गया और अंतिम शासक जो बना वो था क्यूमर्स। और क्यूमर्स को मार दिया गया जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा, और स्थापना की अपना वंश का, जिसका नाम था खिलजी वंश, जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो खिलजी मूलतः तुर्क थे। तो तुर्क मुसलमान हम लोग पढ़ ही रहे हैं। मोहम्मद गौरी के बाद मोहम्मद गजनवी के बाद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, और भी शासक आते गए। फिर अंतिम शासक क्यूमर्स के बाद ये फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, तो ये भी तुर्क ही थे। फिर है गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी या फिर फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक 1290 एडी में किलोखरी के महल में करवाया था। किलोखरी का महल वहीं दिल्ली में ही है, वह उनकी राजधानी किलोखरी ही थी। तो ये राजधानी आपको याद रखना है, किलोखरी ये। फिर जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा, अर्थात वह एक उदारवादी शासक था। देखिए ये जो शासक थे ना फिरोज शाह खिलजी, ये दरबार जनता के अनुरूप ही शासन करते थे, जनता के अनुरूप या फिर अनुसार शासन करते थे। जनता का जो डिमांड रहता था, जो चाहते थे जनता, और ये जो फिरोज शाह खिलजी है ये भी उसी के अनुसार शासन करते थे, वही चाहते थे जो जनता चाहता था। तो ये काफ़ी उदारवादी शासक थे, सबके सामने अच्छे से पेश आते थे। इसने मंगोलों को परास्त किया। अब देखिए मंगोल आक्रमण तो हो ही रहा है। हमने इल्तुतमिश के बारे में जब पढ़ा था तब हमने देखा कि मांगबरनी जो था वो इल्तुतमिश के पास आया था शरण मांगने के लिए। तो ये जो मांगबरनी था उसको शरण इल्तुतमिश ने तो नहीं दिया, क्योंकि उसके पीछे पड़ा था चंगेज खान, मंगोल वंशज के प्रमुख चंगेज खान, बहुत ही खतरनाक शासक। तो इसीलिए उसने शरण देने से मांगबरनी को मना कर दिया था। और यहाँ भी मंगोल आक्रमण हुआ
लेकिन फिरोज़ शाह खिलजी जो थे वो काफ़ी मंगोलों को परास्त किए थे। और जो दिल्ली में जो दिल्ली में जो मंगोल सब रहा उसको नवीन मुसलमान कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखना है। फिर जलालुद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतकर वहाँ से अत्यधिक धन लूटा। एक मिनट, यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी नहीं होगा, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी होगा। अलाउद्दीन खिलजी, इसको मैं सुधार दूंगा। तो देखिए हुआ क्या, यहाँ पे थोड़ा समझिए। दो शासक का नाम आप याद रखिए, एक है फिरोज शाह खिलजी, फिरोज शाह खिलजी, और एक है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जो फिरोज शाह खिलजी है ये दामाद था। फिरोज शाह खिलजी का दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, ये आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? फिरोज शाह खिलजी का दामाद था या फिर भतीजा था, दामाद और भतीजा दोनों था, ठीक है। तो फिरोज शाह खिलजी बोला अलाउद्दीन खिलजी को कि तुम दक्षिण भारत जाओ और वहाँ से जितना ज़्यादा हो सके पैसा इकट्ठा करके लाओ, यानी दक्षिण भारत को जीत के वहाँ से पैसा इकट्ठा करके लाओ। काफ़ी धन लाने के लिए बोला, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और दक्षिण भारत विजय की जिम्मेदारी दे दिया, दक्षिण भारत को जीतने का जिम्मेदारी दे दिया अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यही किया, दक्षिण भारत में आक्रमण किया और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इसको धन की प्राप्ति हो गया। और फिर जब अलाउद्दीन खिलजी धन को लेकर के वापस आया तो फिरोज शाह खिलजी जो थे ये हिसाब मांगा अलाउद्दीन खिलजी से कि कितना पैसा हुआ है, हिसाब किताब दो। तो कुछ पैसा संबंधी मत को रखा फिरोज शाह खिलजी ने। तो क्या हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोज शाह खिलजी को मार दिया। बस उसके बाद फिरोज शाह खिलजी का यहाँ पे कहानी समाप्त। तो वही है यहाँ पे कि जलालुद्दीन खिलजी, यहाँ पे अलाउद्दीन होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीत करके वहाँ से अत्यधिक धन को लूटा। और 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन के भतीजे व दामाद जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी। तो इस वंश में ये जो पहला शासक थे फिरोज शाह खिलजी, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। सबसे पहला तो राजधानी जो किलो खरी था, यहीं पे इसका राज्याभिषेक हुआ था। ये काफ़ी उदारवादी शासक थे, जनता के अनुसार ही शासन करते थे और मंगोलों को परास्त किए थे। बस बाकी अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मार दिया और अपना साम्राज्य खुद ले लिया, यानी कि अगला शासक अब कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत का ये जो वंश है खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा और इस अवसर पर उसने अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया व दीन मोहम्मद शाह खिलजी की उपाधि धारण की। कुछ बहुत छोटा नाम है ये, यहाँ से यहाँ तक आप याद रख लीजिएगा, कुछ टर्म को कलेक्ट करके या फिर कैसे भी हो इसको आप लिंक करके पढ़ लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का ये उपाधि। आगे बढ़ते हैं। तो अलाउद्दीन का जो मूल नाम है वो अली था या फिर गुरसब था, इसका मूल नाम। इसका जो पिता था वो था शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी। अलाउद्दीन का जो राज्याभिषेक हुआ था वो बलबन के लाल महल में हुआ था। देखिए बलबन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो लोह एवं रक्त की नीति था, लोह एवं रक्त की नीति जो लाया था ये बलबन ही लाया था, पढ़ा था हमने। और इसका जो राज्याभिषेक हो रहा है अलाउद्दीन खिलजी का, ये हो रहा है बलबन के ही लाल महल में। तो ये हुआ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो अलाउद्दीन ने शासन में इस्लाम के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। तो फिर क्या किया? तो इसने योग्यता के आधार पर पदों का विवरण दिया। ये अच्छा काम किया। इसने योग्यता के आधार पर सब पद को बांटा, ना कि इस्लाम के सिद्धांत के आधार पर। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व के देवी सिद्धांत यानी कि डिवाइन राइट ऑफ किंग्स पर आधारित था। इसका मतलब ये हुआ कि राजा के पास ही शासन करने का कुछ शक्ति प्राप्त है जो भगवान ने उसको दिया है। कुछ ऐसा मीनिंग यहाँ पे निकलता है। तो राजत्व का देवी सिद्धांत यानी कि शासन करने के लिए उसको भगवान ने खुद भेजा है, या फिर ऐसा ही समझ सकते हैं आप। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का सिद्धांत था, इस सिद्धांत पर आधारित था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट टिक कीजिए। सिकंदर द्वितीय इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अभी हम लोग इसका अभियान सब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिकंदर के बारे में हमने ऑलरेडी एंसेंट हिस्ट्री में पढ़ा। देखिए, सिकंदर जो शासक था वो बहुत ही प्रतापी शासक था। समस्त विश्व का लगभग 60% एरिया वो जीत चुका था। कौन था? सिकंदर पूरा विश्व का 60% एरिया को जीत चुका था। यानी कि उस टाइम लोगों के पास जितना देश विदेश का नॉलेज था उन सब को वो जीत चुका था। तो इसीलिए उसको प्रतापी तो बोलते ही है, लेकिन यहाँ पे ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने भी काफ़ी सारा अभियान किया और उसको जीता था। इसीलिए इसको सिकंदर सानी या फिर द्वितीय सिकंदर की उपाधि दिया गया था, या फिर ये खुद लिए थे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका अभियान सब। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आक्रमण की शुरुआत गुजरात राज्य से की। ये इसका आक्रमण का शुरुआत होता है। कहाँ से? गुजरात राज्य से। अब गुजरात का जो शासक रहते हैं रायकर्ण द्वितीय को ये पराजित करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, रायकर्ण द्वितीय यहाँ पे हार जाते हैं। उसके बाद एक नाम है यहाँ पे मलिक काफूर। ये एक ट्रांसजेंडर थे, यानी कि किन्नर बोल दीजिए इसको, किन्नर या हिजड़ा। तो मलिक काफूर जो थे ये बहुत ही प्रतापी थे। तो हुआ क्या, जब गुजरात अभियान किया गया था, यानी गुजरात की ओर आक्रमण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे नुसरत खान। और नुसरत खान जब यहाँ पे आक्रमण किए, हालांकि नेतृत्व इन्हीं के द्वारा किया जा रहा था, तब मलिक काफूर के साथ इनका थोड़ा देखरेख हुआ। देखरेख नहीं, क्या मुलाकात हुआ। नुसरत खान का मुलाकात होता है मलिक काफूर से, और मलिक काफूर को जब इसने देखा तो काफ़ी प्रभावित हुआ। तो मलिक काफूर को कुछ पैसा दे करके, ऐसा बोला जाता है कि 1000 रुपया दे करके इसको खरीद लिया गया, और अलाउद्दीन खिलजी को एक गिफ्ट के रूप में दे दिया गया, यानी कि उपहार स्वरूप दे दिया गया, उपहार स्वरूप। इसीलिए इसको 1000 दिनारी कहा जाता है। किसको? मलिक काफूर को। तो अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर नामक दास गुजरात से ही प्राप्त हुआ था, और उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर की जब वीरता को देखा अलाउद्दीन खिलजी ने, तो अलाउद्दीन खिलजी इससे काफ़ी प्रभावित हुआ, और मलिक काफूर को समस्त दक्षिण भारत को जीतने की जिम्मेदारी दे दिया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत विजय की जिम्मेदारी मलिक काफूर को दे दिया। तो अब देखते हैं हम लोग मलिक काफूर के द्वारा किया गया अभियान सब, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, वो सब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो मलिक काफूर ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर दिया। देखिए, देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव, तो उसको पराजित किया। किंतु रामचंद्र देव की वीरता को देखकर अलाउद्दीन ने उसे गुजरात के नवसारी का जागीरदार बना दिया। अब देखिए होता क्या था उस टाइम। मान के चलिए कोई शासक है,
किसी साम्राज्य पर आक्रमण कर रहा है और उसको जीत लेता है, तो वो साम्राज्य तो उसी शासक का हो जाता है जिसने ये युद्ध को जीता था, और यहाँ का राजा जो पराजित होता है वो कहीं का नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब मलिक काफूर यहाँ पे आक्रमण किया इस शासक के पास, नाम था रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव हालांकि युद्ध में हार जाते हैं, लेकिन काफ़ी वीरता से युद्ध को लड़ते हैं, काफ़ी वीरता से युद्ध को लड़ते हैं। तो मलिक काफूर जब इसकी वीरता को देखते हैं, सॉरी मलिक काफूर नहीं, अलाउद्दीन खिलजी जब देखते हैं रामचंद्र देव को कि ये काफ़ी वीर है, भले हार चुके हैं लेकिन काफ़ी वीर है, आने वाले टाइम पे मेरा काम आ सकता है, तो क्यों ना इसको कहीं का जागीरदार बना दिया जाए। तो इसीलिए इसको गुजरात के नवसारी का जागीरदार बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को रायन की उपाधि दे दी। सीधा याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, रायन की उपाधि दे दी। फिर है, मलिक काफूर ने वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक शासक है वारंगल के शासक, दक्षिण भारत का जगह है वारंगल, हम लोग पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। तो वहाँ के शासक है प्रताप रुद्रदेव। देखिए प्रताप रुद्रदेव, तो प्रताप रुद्रदेव तो इसके सामने टिक नहीं पाता है, हार जाता है युद्ध। किसके सामने हारता है? मलिक काफूर के सामने। तो प्रताप रुद्रदेव क्या करता है, अपना एक मूर्ति बनाता है। किसका? सोने का, सोने का मूर्ति बनाता है, उसको जंजीर से लपेट देता है चारों ओर और भेज देता है अलाउद्दीन खिलजी को कि देखिए मैंने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली है, ये रहा मेरा मूर्ति और उसमें लपटा हुआ ये जंजीर। तो इस प्रकार से ये अपना अधीनता मतलब अलाउद्दीन खिलजी का अधीनता स्वीकार कर लेता है। कौन? तो ये प्रताप रुद्रदेव। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट ये है कि कोहिनूर हीरा भी अलाउद्दीन खिलजी को भेंट स्वरूप दे देता है, कोहिनूर हीरा। तो वही है कि जब मलिक काफूर ने वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया, तब वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने अपने सोने की मूर्ति बनाई, उसमें जंजीर बांधकर अलाउद्दीन को भेंट दे दिया, अलाउद्दीन को भेज दिया एवं विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दे दिया था, जिसे उसने सुल्तान अलाउद्दीन को भेंट किया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया ये, और मलिक काफूर जाके पहुँचा दिया अलाउद्दीन खिलजी को, यानी कि शॉर्ट में प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा को भिजवा दिया अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो ये हो गया इसका। अब नेक्स्ट है, विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। देखिए जो पहाड़ वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे युद्ध करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पहाड़ वाला एरिया। जैसे कि आप अभी नहीं, हम लोग बाद में पढ़ेंगे हल्दी घाटी का युद्ध, मेवाड़ युद्ध, ये सब। तो ये सब युद्ध काफ़ी चर्चित में है। हल्दी घाटी का युद्ध में तो महाराणा प्रताप तो जंगल में भाग गया था, इसीलिए अकबर को यानी कि मुग़ल बादशाह सबको बोला गया कि वह युद्ध मुग़ल बादशाह ने जीत चुका था। तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो विंध्याचल की पहाड़ी है, इसको पार करने वाला पहला तुर्क सुल्तान जो था वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। नेक्स्ट है, मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण आमिर खुसरो ने दिया था। आमिर खुसरो, इसी को बोला जाता है भारत का तोता या फिर तोताए हिंद। आमिर खुसरो याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में अभियान का उद्देश्य धन प्राप्ति था, सबका यही उद्देश्य है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को पांड्यों ने स्वीकार नहीं किया। देखिए दक्षिण भारत का एक वंश था पांड्य वंश, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रभुत्व था वो पांड्यों ने स्वीकार नहीं किया था, इसको सीधा याद रख लीजिए। मेवाड़ को जीतने के पश्चात, मेवाड़ राजस्थान का एक जगह है, मेवाड़। तो मेवाड़ को जीतने के पश्चात अलाउद्दीन ने इसका नाम अपने पुत्र खिज्र खान के नाम पर रखा, खिजराबाद। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपना राजधानी बनाया और सीरी का किला भी इसी ने बनाया था। नीचे हमने लिखा है इसको कि अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला, हज़ार खंबा महल, अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अब देखिए यहाँ पे एक स्टोरी है। देखिए जब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अपना वो जो मीनार था ना, कुतुब मीनार, वो बनाना प्रारंभ किया गया था और इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। हमने पढ़ा था ये चीज़। तो अलाउद्दीन खिलजी सबको उस टाइम बीट कर रहे थे, सबको टक्कर दे रहे थे। युद्ध अभियान तो हमने पढ़ा कि दक्षिण भारत का समस्त क्षेत्रों को जीत चुका था। तो सोचा कि क्यों ना इसको भी टक्कर दिया जाए। सबसे बड़ा मीनार कुतुब मीनार ये जो बना रहे हैं, तो क्यों ना इससे भी बड़ा मीनार हम लोग बनाना प्रारंभ करें। तो ये चीज़ प्रारंभ किया, लेकिन नहीं कर पाया, बना नहीं पाया। तो नहीं बना पाया, अगर ऐसे ही छोड़ देता तो इसका तो इंसल्ट हो जाता। तो इसीलिए इसने एक नाम मात्र का एक दरवाज़ा बनाया। कहाँ पे? तो कुब्बतलुम इस्लाम मस्जिद में एक दरवाज़ा बनाया और उसी का नाम रख दिया अलाई दरवाज़ा, उसी को कहा जाता है। तो ये अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। चलिए, इतना स्टोरी आपको ये सब नहीं याद रखना है, ये सब सीधा सीधे फैक्ट्स यहाँ से एग्ज़ाम में बनेगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों के सबसे अधिक और सबसे भयंकर आक्रमण हुए और मंगोलों से निपटने के लिए इसने लोह एवं रक्त की नीति को अपनाई। अब देखिए यहाँ पे बलबन जो था, बलबन वो लोह एवं रक्त की नीति अपनाया था अपने दुश्मनों से निपटने के लिए। लेकिन पर्टिकुलर मंगोलों से निपटने के लिए अगर पूछा जाए कि लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई, तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है उलुग खान, नसरत, यहाँ पे शायद नुसरत होगा, यस नुसरत खान, अलप खान, जफ़र खान, ये सब जो नाम है ये अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनानायक थे। और इसमें आपको याद रखना है ये लाइन, ये कि इन लोग, इसका जो सेनानायक है उनमें से जो जफ़र खान है, इसकी मृत्यु हो गया था मंगोलों से लड़ते समय, ये पूछा जा सकता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन पर केंद्र में एक बड़ी व स्थायी सेना रखी। तो देखिए स्थायी सेना रखने का काम कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी। और ये आपका इम्पोर्टेंट है नीचे लाइन कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा व सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ किया। अब सैनिकों का हुलिया से क्या मतलब है यहाँ पे? यानी कि एक प्रकार का ड्रेस होता है, ड्रेस जैसा ही समझ लीजिए आप। और घोड़े को दागने की प्रथा मतलब ये हो गया कि घोड़ों पर कुछ शाही निशान लगाया जाता था ताकि पता चल सके कि घोड़ा अपना है। घोड़ा को एक पहचान देने के लिए उसको दागने की प्रथा को प्रारंभ किया अलाउद्दीन खिलजी ने। और स्थायी सेना रखा, स्थायी सेना रखा, सेना को हुलिया प्रथा सीधा सीधे बोल दीजिए, इसका भी प्रारंभ किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है भूमि की पैमाइश करके यानी कि माप तोल करके सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल करने की प्रथा सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। देखिए उस टाइम ज़मींदारी प्रथा चल रहा था, कहीं ना कहीं ज़मींदारी प्रथा जैसा ही आप समझ सकते हैं कि भूमि को मेज़र करके उसमें कितना लगान वसूल करना है, इसका जिम्मेदारी किसी कर्मचारी को दे दिया था। और ये कर्मचारी राजा को देते थे अपना पैसा, यानी कि यहाँ से वसूल करते थे। और देखिए यहाँ पे मान के चलिए कोई कर्मचारी है, यहाँ पे चलिए उस टाइम पे आप हैं, उस टाइम का बात कर रहे हैं, आपका ज़मीन है, उसको मापा ये कर्मचारी और ये आपसे टैक्स लिया और जाके राजा को दे दिया। तो इस प्रथा का जो शुरुआत हुआ था ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। और अभी तो काफ़ी सारा एक्ट आ चुका है, CNTSPT हम लोग झारखंड में पढ़ते ही हैं। फिर अलाउद्दीन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, इम्पोर्टेंट है ये सब। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS का बात कर रहे हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और अगर किसी को समझ में अगर नहीं आ रहा है तो सिंपल सा समझ लीजिए, इसका मतलब हो गया कि सरकार सस्ता पैसा में यानी कि कुछ पैसा में
खाद्यान्न उपलब्ध कराती है हम लोग को, जैसे कि कोटा में हम लोग को चावल मिलता है बहुत ही कम पैसा में, 1 रुपया में या 2 रुपया में। उस प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये शुरू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर दीवान मुस्तखराज का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, जिसका संबंध भू राजस्व था। इसमें आप सीधा सीधे समझ लीजिए, दीवान मुस्तखराज। देखिए पिछला क्लास में भी हमने देखा था, ये बहुत सारा दीवाने दीवाने करके चीज़ मिलेगा। लास्ट में मैं एक टेबल बना दिया हूँ और कौन सा पद किससे संबंधित था इसको हमने अच्छे प्रकार से वहाँ पे, यानी कि उसको मैं लिख दिया हूँ वहाँ पे अच्छे प्रकार से, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो फिलहाल अभी यहाँ ये जो टॉपिक है दीवान मुस्तखराज, सीधा याद रख लीजिए, इसका संबंध है भू राजस्व से। फिर 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और अलाउद्दीन ने अपनी मृत्यु के अवसर पर अपने छोटे पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मेन जो चीज़ है वो हमने यहाँ पे इस टेबल में लिख दिया है। हमने ऊपर में जो पढ़ा वो उसका युद्ध सब जो देखिए अभी हम लोगों ने जो युद्ध सब पढ़ा वो था इम्पोर्टेंट, जो एग्ज़ाम में पूछता है। लेकिन सारा चीज़ अगर आपको जानना है तो यहाँ पे देखिए इस टेबल में। सबसे पहले गुजरात अभियान किया, ईस्वी आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कोई भी। शासक था कर्णदेव, यानी कि रायकर्ण आप समझ सकते हैं। फिर रणथंभोर, फिर मेवाड़, फिर मालवा, फिर जालोर, देवगिरी, सिवाना, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरै, तंजावुर, देवगिरी द्वितीय बार, तीसरा बार। तो ये कुछ अभियान है, इतना आपको याद नहीं रखना है, जितना हमने ऊपर में पढ़ा उसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है। इसमें से एक आप पढ़ लीजिए, ये रणथंभोर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने नोट में एक लाइन लिखा है चित्तौड़ अभियान, ये रणथंभोर नहीं, क्या बोल रहे हैं, रणथंभोर नहीं, आपको ये याद रखना है मेवाड़, ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया था और यहाँ के राजा रतन सिंह था, उसको पराजित कर दिया, किंतु चित्तौड़ की महिलाओं ने जौहर कर ली। जौहर, अब ये क्या है यहाँ पे समझिए आप। ये मान के चलिए एक रफ डायग्राम है भारत का, यहाँ पे उधर से मतलब नहीं है। देखिए ये हमारा है गुजरात का एरिया, यहाँ पे ये, और यहाँ पे हमारा राजस्थान है, ये एरिया है राजस्थान। ये है आपका राजस्थान और यहाँ पे है गुजरात। तो अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात अभियान कर रहा था तो राजस्थान का जो शासक था ना, इसके लिए एक अड़चन का काम कर रहा था, बाधा बन रहा था रास्ता में। तो इसने सोचा क्यों ना इस बाधा को साफ कर लिया जाए। तो इसीलिए यहाँ पे आक्रमण करता है और राजस्थान का ही एक जगह है चित्तौड़ या फिर मेवाड़ बोल दीजिए उसको, तो वहाँ पे आक्रमण करता है और वहाँ की जो रानी रहती है जिसका नाम रहता है पद्मावती और राजा रहता है रतन सिंह। और अलाउद्दीन खिलजी स्पेशली रानी पद्मावती के लिए ही ये अभियान या ये आक्रमण कर रहा था, मतलब किया था। और फिर जब यहाँ पे आक्रमण किया, राजा रतन सिंह के साथ इसका युद्ध होता है, राजा रतन सिंह को ये पराजित कर देते हैं। लेकिन पद्मावती नहीं चाहती थी कि हम अलाउद्दीन खिलजी के साथ जाएं, तो इसलिए ये और जो भी यहाँ की महिला सब जो भी महिला सब वो जौहर कर ले, यानी कि जलती हुई आग का कुछ कुआं टाइप का रहता है, उसमें कूद जाती है लोग, उसी को कहते हैं जौहर। तो जौहर कर ली। तो ये एक यहाँ पे आपको याद रखना है मेवाड़ आक्रमण। तो हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया हम लोग। एक बार देखते हैं शॉर्ट में, सीधा सीधी। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स। मूल नाम अली या गुरसास्प। राज्याभिषेक होता है बलबन का लाल महल में। उसके बाद इसने जो सिद्धांत दिया वो राजत्व के देवी सिद्धांत दिया। इसको द्वितीय सिकंदर कहा जाता है क्योंकि समस्त दक्षिण भारत तक इसने
अभियान किया और उसको जीता। फिर इसका जो आक्रमण है वो गुजरात राज्य से स्टार्ट होता है। सबसे पहले रायकर्ण को पराजित करता है। फिर यहाँ पे मलिक काफूर के साथ इसका संबंध स्थापित होता है, यानी कि 1000 दिनारी इसको कहते हैं। इसको गिफ्ट के रूप में अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है, मलिक काफूर को। मलिक काफूर काफ़ी योग्य प्रतापी थे और इसकी वीरता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी प्रभावित हुए, जिस कारण से मलिक काफूर को दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी सौंपा गया और इसने अपने कार्य को बहुत ही अच्छी प्रकार से निभाया। सबसे पहले रामचंद्र देव को पराजित किया दक्षिण भारत में। कौन किया? मलिक काफूर। फिर यहाँ पे ये जो शासक था प्रताप रुद्र देव, इसको पराजित किया। तो प्रताप रुद्र देव ने भी अपनी एक सोने की मूर्ति में जंजीर पहना करके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेज दिया और बोला कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। ये बोला नहीं, मतलब एक प्रकार का ये सिंबल था। फिर कोहिनूर हीरा भी अलाउद्दीन खिलजी को भेजवा दिया। फिर हमने पढ़ा अभी कि विंध्याचल की पहाड़ियों को भी पार करने वाला एकमात्र जो तुर्क था वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। उसके बाद ये सब आपका इम्पोर्टेंट है। खिजराबाद की जो नाम है अपने पुत्र खिजर खान के नाम पर रखा था ये जगह खिजराबाद, जिसको इसने जीता था। फिर अलाउद्दीन खिलजी सीरी को अपना राजधानी बनाया था। सीरी का किला, हज़रखंबा महल, अलाई दरवाज़ा, ये आपका इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस सब का निर्माण किया गया था। फिर ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का 1316 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और ये अलाउद्दीन खिलजी का जो भी ये विजय अभियान है ये सब आपका एक टेबल में हमने लिख दिया। इसमें से चित्तौड़ अभियान आप याद रखिएगा, रानी पद्मावती के लिए किया जाता है। बाद में रानी पद्मावती अपने आन बान शान को बनाए रखने के लिए जौहर कर लेती है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, अगला शासक। तो इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अलाउद्दीन का तीसरा पुत्र था, यानी अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा पुत्र था जिसका नाम था मुबारक खां। इसको मुबारक खां भी बोलते हैं या फिर मुबारक खिलजी भी बोलते हैं। और ये थोड़ा पागल टाइप का था। तो ये शासन तो नहीं संभाल पाया। 1316 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया और उल इलाम ये सब कुछ उपाधि है। खिलाफत उल्लाह खिलाफत उल्लाह आदि उपाधियाँ धारण की। खूब से खूब ये उपाधि सब आप याद रख लीजिएगा, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। फिर नसरुद्दीन खुसरो शाह अगला शासक बनते हैं और इसमें आपका यही इम्पोर्टेंट है कि ये खिलजी वंश का अंतिम शासक थे। देखिए, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के पश्चात नसरुद्दीन खुसरो शाह शासक बना। खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था ये। और खुसरो शाह के शत्रुओं ने इसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए, ये था। अब इसे इस्लाम का शत्रु भी हम लोग नहीं, इसे इस्लाम का शत्रु कहा जाता है और यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। तो लास्ट का 2 पॉइंट आप इस टॉपिक में याद रख लीजिएगा, काफ़ी है। तो खिलजी वंश भी हमारा कंप्लीट हुआ यहीं पे। खिलजी वंश में एकमात्र और इम्पोर्टेंट शासक अलाउद्दीन खिलजी है ये। अब हम लोग चलते हैं अगला वंश में। गुलाम वंश कंप्लीट हुआ, खिलजी वंश कंप्लीट हुआ, अब है तुगलक वंश। चलिए अब इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तुगलक वंश में देखिए, सबसे पहले तो शासनकाल 1320 से 1412 तक सबसे लंबा कार्यकाल चला था तुगलक वंश का। जितना भी दिल्ली सल्तनत में वंश है सबसे लंबा टाइम तक तुगलक वंश चला, आप याद रख लीजिएगा। अब इसमें सबसे पहला शासक है गयासुद्दीन तुगलक। चलिए इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन का वास्तविक नाम गाजी तुगलक अथवा गाजी बेग तुगलक था। सीधा सीधी गाजी तुगलक याद रखिए। इसी के नाम पर इसका वंश तुगलक वंश कहलाया। फिर खिलजी काल में गयासुद्दीन दीपालपुर का सूबेदार था और खुसरो शाह को समाप्त करके वह 1320 ईस्वी में
दिल्ली का सुल्तान बना। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब है इब्न बतूता ने तुगलकों को कारोना शाखा का बतलाया है। देखिए कोरोना नहीं है, कारोना है। अब इब्न बतूता कौन थे? तो इब्न बतूता एक यात्री थे, मोरक्को के रहने वाले थे, और ये लगभग 7,000 किलोमीटर की यात्रा को ट्रैवल करके भारत आए थे। और जब ये भारत पहुँचे थे तो इसका जो भारत पहुँचे थे उस टाइम जो शासन चल रहा था वो मोहम्मद बिन तुगलक का चल रहा था। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। काफ़ी मूर्ख थे ये, पढ़ा लिखा थे लेकिन मूर्ख थे, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता, क्वेश्चन पूछा भी है कि इब्न बतूता किसके टाइम पे भारत आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीतियों के विपरीत, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने पढ़ा, तो उसके विपरीत गयासुद्दीन तुगलक ने उदारता की नीति अपनाई, जैसे बर्नी ने रस्मो मिमान अथवा मध्यम पंथी नीति कहा है। फिर नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। ये अब यहाँ पे समझिए, अगर क्वेश्चन ये रहा कि नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान, तो ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, और इसके बाद आपको मिलेगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इससे ज़्यादा जो नहर था उसका निर्माण करवाया, यानी कि नहरों का जाल बिछा दिया था वो। नहरों का जाल बिछाने वाले कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सब आप नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए एक एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब है गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पहला अभियान जौना खान के नेतृत्व में तेलंगाना के लिए किया था। जौना खान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही जौना खान अभी बोला जा रहा है। जब ये तेलंगाना को जीता वापस आया तब इसका नाम रखा गया मोहम्मद बिन तुगलक। तो जौना खान ने तेलंगाना जीत करके उसका नाम रखा सुल्तानपुर, और इस विजय के बाद जौना खान को बोला गया मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलकाबाद नामक नगर तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, और कौन सा शैली में? तो रोमन शैली में। तो रोमन शैली में तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसको आप सीधा सीधे याद रख लीजिए। फिर गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया था। गयासुद्दीन तुगलक खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया। अब देखिए बंगाल अभियान इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको चाहिए था पैसा। तो पता चला बंगाल अभियान किया, वहाँ पे युद्ध किया, लड़ा झगड़ा जो किया, लेकिन वहाँ पे इसको पैसा मिला ही नहीं। तो बाद में पता चला कि पैसा कहाँ पे है? तो सारा पैसा दिल्ली में है। दिल्ली में है, दिल्ली में बहुत सारा चीज़ था, तो इसको पता चला, तो इसने दिल्ली में एक मैसेज पहुंचाया कि देखिए मेरे दिल्ली आने से पहले जो भी हिसाब किताब है पैसा संबंधित जितना सारा चीज़ है उसका तैयार रखना। तो इसका रिप्लाई मिलता है इसके द्वारा, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा, कि दिल्ली अभी आपका बहुत दूर है। बोलते हैं ना हम लोग कि अभी दिल्ली दूर है, यानी कि अभी आपको बहुत मेहनत करना है। और तो वही बात इसको एक रिप्लाई में मिलता है। तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक और एक सूफी संत था जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया, इन दोनों के बीच थोड़ा कटुतापूर्ण संबंध था, जिस कारण से गयासुद्दीन तुगलक ने औलिया को दिल्ली पहुंचने पर दंड देने की धमकी दी। कुछ धमकी वगैरह दिया कि देखिए मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले सारा हिसाब किताब हो जाना चाहिए, पैसा संबंधित जो भी चीज़ है। तो उसने यानी कि औलिया ने कहा कि देखिए दिल्ली अभी आपका बहुत दूर है, और सही में दूर ही रह गया इसके लिए। दिल्ली क्यों रह गया? क्योंकि बीच में ही, रास्ते में ही अलाउद्दीन खिलजी, क्या नाम है, गयासुद्दीन तुगलक, खिलजी हम बोल दिए ना, गयासुद्दीन तुगलक, इसका मृत्यु हो जाता है। किस प्रकार से हो जाता है? तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक रहते हैं, गाजी मलिक, इसको उलूग खान भी बोलते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक लकड़ी का महल बनवाया था रहने के लिए। किसके लिए? बार बार नाम भूल जा रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक के लिए। तो गयासुद्दीन तुगलक जब यहाँ पे विश्राम कर रहे थे रात में, तो ये लकड़ी का महल गिर गया और मर गया।
तो तुगलकाबाद के समीप अफगानपुर में उलुग खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाए गए लकड़ी के महल के गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। और निजामुद्दीन औलिया के बाद सच हो गया कि सच में इसके लिए दिल्ली काफ़ी दूर रह गया। अब ये हम लोग से दिल्ली बहुत दूर है। तो चलिए, ये सब कुछ पॉइंट है, आपको याद रखना ये सब बात। एक बार रिवीजन करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक तो कोरोना शाखा से था, वही कोरोना कोविड-19 3 साल परेशान किया था, याद रख लीजिए इसी से। कोरोना नहीं, करोना है। अब अलाउद्दीन खिलजी के ये विपरीत था, ये उदारवादी शासक थे, मध्यमपंथी के थे। जौना खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को ही भेजा दक्षिण भारत तेलंगाना अभियान के लिए। जब तेलंगाना को जीता तो उसका नाम रख दिया सुल्तानपुर। उसके बाद तुगलकाबाद नामक नगर को बसाया था। कौन सा शैली में? रोमन शैली में। किसने बसाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। पर गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में किया बंगाल अभियान। बंगाल में उसको कोई पैसा नहीं मिला, सारा पैसा जितना सारा चीज़ था सब दिल्ली में था। इसको पता चला तो दिल्ली में इसको मैसेज पहुंचाया, तो वहाँ पे थे निजामुद्दीन औलिया और इसके साथ इसका थोड़ा था अपोजिट 36 का आंकड़ा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, कर थोड़ा था, संबंध ठीक नहीं था, संबंध कटुतापूर्ण था। तो जब पता चला निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने ऐसा धमकी वगैरह दिया है, तो बोला कि आपके लिए दिल्ली दूर है बहुत अभी। और बीच में रास्ता में लकड़ी का महल बनवाया गया था इसको अरेस्ट करने के लिए। फिर दिल्ली का ये जो महल है, दिल्ली का महल नहीं, लकड़ी का महल, ये गिर गया और मर गया यहीं पे गयासुद्दीन तुगलक। फिर अगला जो शासक बनते हैं, ये बनते हैं पूरा का पूरा इतिहास का सबसे चर्चित व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पढ़ के सही में ऐसा आपको फील होगा कि किताबी ज्ञान और वास्तविक का जो ज्ञान है यानी कि रियल लाइफ बहुत अलग अलग है। किताबी नॉलेज रखना और एक व्यवहारिक नॉलेज रखना, दोनों में अंतर होता है। इसका एग्जाम्पल 2 जन को देख लीजिए आप, एक मोहम्मद बिन तुगलक को और दूसरा अकबर को। अकबर काफ़ी पढ़ा लिखा शासक था, अकबर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा शासक नहीं था, यानी कि अकबर पढ़ा लिखा शासक नहीं था, लेकिन जो नीति अकबर ने अपनाया उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, बहुत ही अच्छे प्रकार से शासन को संभाले थे। और मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी पढ़े लिखे यानी ज्ञानी इंसान थे, लेकिन जिस प्रकार से ये अपने राज्य को चौपट किए शायद ही कोई किया होगा। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो 1325 से 1351 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मेंस में लिखने के लिए आया था किसी जेपीएससी में, छठा जेपीएससी में, छठा में था या फिर 7th में था, देखना पड़ेगा। क्वेश्चन था कि इसका जो नीति सब था उसका कुछ आलोचना करने के लिए आया था, क्योंकि इसका नीति एक भी ढंग का नहीं था। हालांकि मेंस में हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात मार्च 1325 ईस्वी में, ये हटाइए मार्च को सीधा 1325 ईस्वी में उलुग खान या फिर जूना खान, इतना नहीं याद रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बनाइए। फिर मोहम्मद बिन तुगलक अरबी फारसी का महान विद्वान तथा ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विधाओं जैसे कि खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित हो गया, चिकित्सा हो गया, विज्ञान हो गया, तर्कशास्त्र हो गया आदि में पारंगत था। समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ज्ञानवान व्यक्ति था ये। लेकिन इसका ज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित था। व्यवहारिक जीवन में ये उतना सफल नहीं हो पाए थे। फिर सल्तनत कालीन शासकों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। देखिए, साम्राज्य भी विस्तृत है, बहुत ज़्यादा ज्ञानवान व्यक्ति भी है, लेकिन फिर भी साम्राज्य नहीं चला पाए। इनका साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं को ही नहीं बल्कि विभिन्न निम्न कुलों एवं जातियों के व्यक्तियों को राज्य में उच्च पद प्रदान किए। फिर मोहम्मद बिन तुगलक अपनी कुछ योजनाओं, अब देखिए इसका योजना क्या क्या है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, मैंने डीप नहीं घुसेंगे बहुत ज़्यादा, हम लोग मेंस में इस चीज़ को देखेंगे। देखिए ये क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले दोआब में कर वृद्धि। दोआब 2 नदियों के क्षेत्र वाला स्थान को कहते हैं। तो जब राज्य में अकाल पड़ा हुआ था, राज्य में
अकाल पड़ा हुआ था, उस टाइम ये टैक्स को बढ़ा दिया, वो भी दोआब वाला क्षेत्र में। पहला गलती। अब राजधानी परिवर्तन कर दिया अचानक से, यानी कि इसका राजधानी था दिल्ली, और दिल्ली से कर दिया दौलताबाद, या फिर देवगिरी समझ लीजिए आप, देवगिरी। तो अचानक से दिल्ली राजधानी को चेंज करना, दिल्ली और देवगिरी, मान के चलिए यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे देवगिरी है। अगर राजधानी को चेंज करेंगे तो राजधानी चेंज करना तो इतना आसान काम नहीं होता है, पूरा सिस्टम ही हिल जाता है इससे। तो ये राजधानी को चेंज कर रहा था, और राजधानी चेंज किया, फिर सारा प्रजा को वापस, मतलब राजधानी जो नया चेंज कर रहा था देवगिरी में, यहाँ पे ला रहा था। तो रास्ता में ही कितने लोगों की मृत्यु हो गया था। फिर जब पता चला मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा ऐसा बात हो गया, मृत्यु हो गया बहुत ज़्यादा लोगों को, तो इसने अचानक से कैंसिल भी कर दिया कि चलो अब राजधानी दिल्ली, जो देवगिरी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये ट्रांसफ़र कैंसिल, वापस दिल्ली चलो। तो ऐसा ऐसा काम कर रहा है ये। तो राजधानी चेंज करना इतना आसान नहीं था जितना आसानी से ये कर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, नहीं सका। अब सांकेतिक मुद्रा का चलन, अब देखिए हुआ क्या था मुद्रा में। इसने जो मुद्रा का प्रचलन करवाया ना, वो तांबे का था, तांबे का। तो जब तांबे का सिक्का इसने चलाना प्रारंभ किया तो तांबा था सस्ता, और सस्ता था तो लोग क्या हुआ, घरे में, यानी कि थोड़ा सा मेहनत करके इस सिक्का को बनाया जा सकता था, यानी घर में ही आप नोट छाप सकते थे, ऐसा समझ लीजिए रफ डायग्राम से, यानी रफली आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, अब एक बात बताइए, क्या नोट छाप के गरीबी दूर किया जा सकता है? आंसर है नहीं, कभी नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे देखने को मिला। अब मान के चलिए अगर हमारा सरकार कुछ ऐसा सिक्का का प्रचलन करवा दे जो थोड़ा सा मेहनत से ही हम लोग घर पर ही तैयार किया कर सकते हैं, तो फिर तो कोई गरीब बच भी नहीं करेगा ना, ऐसा बात नहीं है। फिर वही बात हो जाएगा, नोट छाप के गरीबी दूर करने वाला, जो पॉसिबल नहीं है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का ये भी नीति फेल हो गया। तो देख सकते हैं कि दोआब में जैसे ही इसका कर वृद्धि किया, देखिए दोआब में कर वृद्धि किया, उस टाइम अकाल पड़ा हुआ था, ये गलत नीति था। राजधानी चेंज करना इतना आसान नहीं होता है, तुरंत राजधानी चेंज कर रहा था ये, नहीं सका, गलत नीति था, पूरा प्रजा परेशान हो गया था इससे, इस नीति से। फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तो ये भी फेल हो गया। फिर है ये खुरासान व कराची अभियान। अब देखिए कराची अभियान जब ये किया तो मान के चलिए अपना सैनिकों के लेके गए कराची युद्ध लड़ने के लिए, सारा सैनिकों का मनोबल उच्च था कि युद्ध लड़ेंगे, इसी पर्पज से गया था। बाद में पता चला वहाँ जाने से वो उस शासक से संधि कर लिया जिससे इसका दुश्मनी था, यानी कि दोस्ती स्थापित हो गया। अब एक बात बताइए, हम मान के चलिए राजा हैं और मेरा पूरा बड़ा सैनिक है यहाँ पे, ये इतना लंबा सैनिक है, हम गए कहीं पे युद्ध लड़ने। अब बाद में पता चला वहाँ गए और हम लोग दोनों ही तुरंत दोस्त बन गए। बच्चा जिस प्रकार से लड़ता है ना, छोटा बच्चा तुरंत लड़ा और उसके नेक्स्ट डे ही दोस्ती हो गया दोनों में। तो वही कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक भी इसी प्रकार से अपना नीति को अपनाया, यानी कि यही काम किया। जैसे लड़ने गया वहाँ पे इसका जो दुश्मनी था तुरंत दोस्ती में परिवर्तित हो गया। तो बाकी सैनिक भी गुस्सा हो गया कि ये क्या कर दिया। आप सैनिकों के अंदर समझ सकते क्या स्थिति वहाँ पे क्रिएट हुआ होगा। तो ये इसका नीति था मोहम्मद बिन तुगलक का। तो सारा का सारा इसका जो नीति था वो फेल हो गया। तो इसका डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे मेंस में, अभी तो सिर्फ इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है, आप समझ लीजिए। तो इतना ही आपके लिए अभी काफ़ी है। इसका जो तकनीक सब था वो सब देख लीजिए। एक दोआब में टैक्स वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का चलन और कराची अभियान आदि के लिए वो इतिहास में विशेष रूप से प्रसिद्ध हो गया। अब 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और उसका नाम रखा दौलताबाद। फिर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे, देखिए इतिहासकार बर्नी का कहना है कि तांबे का सिक्का अथवा कांसा, ये फरिश्ता कुछ नाम है के अनुसार कांसा, तो धातु के सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन करवाया जिसका मूल्य चांदी व टंके के बराबर निर्धारित किया गया, यानी कि चांदी के बराबर उसका कीमत रख दिया, तो कोई भी घर में बना सकता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने
दीवान आमिर कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना की। देखिए, हमने आपको बोला शुरू में ही कि जितना दीवाने करके चीज़ आ रहा है, एक पद है, एक विभाग है। इसको हम लोग लास्ट में एक टेबल के में मैं लिख दिया हूँ सारा चीज़ों को, आप वहाँ पे याद रख लीजिएगा। अभी ज़्यादा कन्फ्यूज़न अगर आपको हो रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए और क्लास के साथ ही आप चीज़ों को पढ़िए और PDF को जब आप पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है और ये पूछा भी है कि दीवान कोही कौन सा विभाग था, किसने बनाया था? तो कृषि विभाग है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, स्थापना किया था। नेक्स्ट है बहाउद्दीन गुरसस्प, फिर है बहराम किस्लू और गयासुद्दीन ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह किया था। ये किसी एग्जाम में सीधा सीधी क्वेश्चन पूछा था, हमने यहाँ पे उठा के लिख दिया। फिर है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमन राज्य की स्थापना की। 7th JPSC प्रीलिम्स का क्वेश्चन अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है सीधा सीधी कि हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा कौन सा साम्राज्य की स्थापना किया गया था? विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में और 1347 ईस्वी में ये बहमन शाह के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया था। दोनों का दोनों साम्राज्य आपका दक्षिण भारत में है, महाराष्ट्र कर्नाटक वाला एरिया में, और इसके बारे में हम लोग अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे आगे। अब है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री मोरक्को से कौन आया? इब्न बतूता भारत आया था और सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। देखिए, इब्न बतूता भी नॉलेज अच्छा खासा था इसको, तो मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता से काफ़ी प्रभावित हुआ और इसे दिल्ली का काजी यानी कि जज के रूप में नियुक्त किया। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बना है। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में अपनी यात्रा विवरण को लिखा है और इसने सल्तनत काल के डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया। दोनों इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो हिंदू त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। देखिए, होली का त्यौहार मनाता था मोहम्मद बिन तुगलक, ये सीधा सीधी याद रखिए। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में सिंध के निकट थट्टा में हुआ था। सिंध के निकट मोहम्मद बिन तुगलक के निधन के बारे में बंदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। बहुत अच्छा लाइन है, मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर सूट भी करता है। और मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु या फिर पागल बादशाह भी कहा जाता था, अभी है नहीं, ये तो मर चुका है। तो ये रहा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसका नीति याद रखिए कि सबसे पहले ये 1325 में उलुग खान या फिर जूना खान या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। फिर इसका नीति सब इम्पोर्टेंट है। दुआब में कर वृद्धि कर रहा है, राजधानी परिवर्तन कर रहा है, सांकेतिक मुद्रा का चलन करवा रहा है, कराची अभियान जो किया, ये सब में कहीं ना कहीं इसका असफलता मिलना ही था, नीति ही ऐसा था इसका। फिर है दीवान आमिर कोही का जो नामक संस्था है, ये कृषि विभाग से संबंधित है और इसको भी इसी ने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके टाइम पे ये काम इम्पोर्टेंट है। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने दो साम्राज्य 1336 में विजयनगर, 1347 में बहमन शाह ने बहमनी स्वराज्य इसका स्थापना किया। इसके टाइम पे इब्न बतूता भारत आया था, इम्पोर्टेंट है। और इब्न बतूता को भारत का दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इसने दिया है, रहला नामक पुस्तक लिखा है। बस होली का त्यौहार ये मनाता था। इतना पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो हमारे पास शासक है वो है फिरोज शाह तुगलक। इसका जो कार्यकाल है वो 1351 से 1388 तक। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे सुल्तान बना। फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में
24 कष्टदायक करों को समाप्त करके इस्लामिक कानूनों द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर लगाए थे। और ये 4 कर जो है वो है खराज, खुम्स होगा, खराज, खुम्स, जजिया और ज़कात। इसको आप सीधा सीधा याद रख लीजिए। हमने जजिया कर के बारे में शुरू में ही पढ़ा है, ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। और ये सब जो 4 प्रकार का कर है ये लगाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। देखिए, जजिया कर जो था वो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले कर था, और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ब्राह्मणों पर भी लगा दिया जजिया कर। और ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि किसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लगाया था, तो ये था फिरोज शाह तुगलक। और बाकी इसके बारे में मोहम्मद बिन कासिम जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखे थे, हाँ तब हम लोगों ने पढ़े थे कि उसने 5 लोगों को इस टैक्स से मुक्त रखा था। कौन कौन था? बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और औरत। लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले कौन रहे? तो फिरोज शाह तुगलक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है आगे हक ए सर्ब, फिर से कुछ इस प्रकार से नाम आ गया। तो हक ए सर्ब नाम से सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। देखिए यहाँ पे इसको आपको याद रखना है, हक ए सर्ब ये क्या है? ये सिंचाई कर है, एक प्रकार का सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। उसने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा, स्टार्टिंग में नहीं, इस वंश का स्टार्टिंग में, तुगलक वंश का, कि गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो नहरों का निर्माण कराने वाले प्रथम शासक थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो हुए ये भी शासक थे नहरों का निर्माण करने वाला, लेकिन इसने नहरों का पूरा जाल ही बिछा दिया था। तो सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिर फिरोज शाह तुगलक ने ससगनी नामक सिक्का चलवाया था, सीधा रख लीजिए। और अफीक के अनुसार सुल्तान ने अद्धा एवं विख नामक तांबा और चांदी से निर्मित सिक्का चलाया था। ये एग्जाम में पूछा है, विक्टो। फिर सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सब फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। फिरोज शाह तुगलक ने फलों के 1200 बाग लगवाए और 300 नवीन नगरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह के द्वारा बसाए गए नगरों में देखिए 300 जो शहर बसाए थे, इसने निर्माण किया था। तो क्या 300 का 300 याद करना जरूरी है? कभी नहीं। क्या क्या याद रखना जरूरी है? तो ये फतेहाबाद, हिसार, फिरोज़पुर, जौनपुर, फिरोज़ाबाद, इतना आपको याद रखना है। फिरोज़ाबाद चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। फिर है फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए तथा मुस्लिम लड़कियों के विवाह हेतु दीवाने खैरात नामक एक विभाग स्थापित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दीवाने खैरात, ये जो चीज़ है दीवाने खैरात, ये एक विभाग है। इसके तहत जन कल्याण का कार्य किया जा रहा है। शॉर्ट में हम लोग देखेंगे तो जन कल्याण का कार्य किया जा रहा है, बस इतना याद रख लीजिए। फिर फिरोज शाह ने जन सामान्य के लिए निःशुल्क चिकित्सा हेतु दिल्ली के निकट एक खैराती अस्पताल दर उल सफ़ा की स्थापना की थी। ठीक है, तो एक लाइन में याद रखिए, दर उल सफ़ा क्या है? कुछ हॉस्पिटल संबंधित चीज़ है जिसमें ये निःशुल्क चिकित्सा का कार्य करते थे। ये नहीं करते थे, करवाते थे, कि ये राजा थे ना। तो ये दर उल सफ़ा नामक एक अस्पताल बनवाया था और इसमें निःशुल्क चिकित्सा कराई जाती थी। फिर फिरोज शाह तुगलक ने दासों की रख रखाव हेतु एक पृथक विभाग बनाया, उसका नाम था दीवाने बंदगान। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 3 चीज़, ये अस्पताल वाला आपको याद रखना है कि दर उल सफ़ा नामक अस्पताल का निर्माण करवाने वाले थे फिरोज शाह तुगलक, जिसमें निःशुल्क चिकित्सा यानी कि निःशुल्क इलाज करवाया जाता था। और दीवाने खैरात ये जन कल्याण करने के लिए थे,
यानी कि मुस्लिम या फिर कोई भी विधवा स्त्री है उसको आर्थिक सहायता कुछ दिया जाता था। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया था। कोटला, फिरोज शाह कोटला मैदान है ना, उसी प्रकार से कोटला दुर्ग वहीं पे। फिर है, सल्तनत कालीन सुल्तानों के काल में सबसे अधिक दासों की संख्या थी फिरोज शाह तुगलक के समय। कितना? तो 1,80,000। तो क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक दास किस किस टाइम पे थी, तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बना दिया। फिर फिरोज शाह तुगलक, देखिए सैन्य सेना को वंशानुगत बना दिया। और अभी हमने रिसेंटली एक चीज़ पढ़ा है, स्थायी सेना, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखाया गया था और सेनाओं को एक हुलिया प्रथा, मतलब हुलिया देने का काम किया था। घोड़ों को दागने के लिए घोड़ों में दाग प्रथा का प्रचलन करवाया था ताकि पहचान में लाया जा सके। फिर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने को खलीफा ए नाइब पुकारा और अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अशोक के 2 स्तंभों, एक मेरठ और एक टोपरा अभिलेख, ये इसको दिल्ली में स्थापित करवाया था। अशोक का टॉपिक जब हम लोग पढ़ रहे थे तब भी हम लोग तब वहाँ भी हमने ये चीज़ को मेंशन किया था कि अशोक का जितना सारा अभिलेख था उनमें से 2 अभिलेख, एक मेरठ एक टोपरा, दोनों को दिल्ली में स्थापित करवाने का काम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। इम्पॉर्टेंट है, ये सब याद रखना है आपको। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये 2 शासक, और गयासुद्दीन तुगलक भी, तीनों इंपॉर्टेंट है आपका। मेंस में भी हम लोग ये चीज़ को पढ़ेंगे। हमने बोला था आपको कि मिड लेवल में हम लोग मेंस में पढ़ेंगे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन। और सिलेक्टेड क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले सिलेक्टेड चैप्टर रहेगा हमारा एक यही दिल्ली सल्तनत, और एक रहेगा मुगल वंश। 99% चांस है कि क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, इसी 2 चैप्टर से। ज़्यादा हो गया 90% मान के चलिए, 90% चांस है यही 2 चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। और अगर 10% बाई चांस नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि आपको यही वाला क्वेश्चन बनाना है। प्राचीन भारत बनाइए और झारखंड वाला बनाइए, जहाँ से हम लोग एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे। अगर हम लोग चारों पोर्शन को पढ़ने बैठें तो पता चला हिस्ट्री का ही सिलेबस इतना वास्ट हो जाएगा कि आप बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाइएगा। चलिए, ये सब हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इधर। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखवाया जिसका नाम था फुतूहात फिरोज शाही। इम्पोर्टेंट, कुछ समझना नहीं, ये सब जितना है जो लाइन है सीधा सीधी रट लीजिए। फिर है हेनरी एलियट और एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है। देखिए अकबर के बारे में अभी हम लोग तो नहीं पढ़े हैं, तो जिस कारण से आपको आप लोग ये कंपैरिजन नहीं कर पा रहे होंगे कि अकबर इसको क्यों कहा गया सल्तनत काल का। तो अकबर जो शासक थे, इसका जो नीति था और जिस प्रकार से ये शासन करते थे जनता के साथ वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको पता चलेगा कि फिरोज शाह तुगलक भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार से थे, तो इसीलिए इसको सल्तनत युग का अकबर हम लोग कहते हैं। सीधा रट लीजिए इसको। तो देखिए कंपैरिजन में दो चीज़ आया अभी, एक सिकंदर सानी या फिर द्वितीय सिकंदर, किसे कहा गया? अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी। और सल्तनत युग का अकबर किसे कहा गया? तो फिरोज शाह तुगलक को, आपको याद रखना है। अब 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई और फिर ख़त्म हो गया जी। थोड़ा सा है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। अब देखिए तुगलक वंश के बाद ये जो फिरोज शाह तुगलक थे, इसके बाद जो शासक हुए वो आपका इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, तो सीधा सीधा याद रखिए कि तुगलक वंश का जो अंतिम शासक है वो है नहीं थे कौन? नसरुद्दीन महमूद। बस
इसी के शासनकाल में मलिक सरवर ख्वाजा ने जौनपुर को स्वतंत्र राज्य बनाया। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। तैमूरलंग ने भारत से जाने से पहले खिज़र खान को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था। किसको किया था? खिज़र खान को। और खिज़र खान को जब ये सारा मतलब इन जगहों का सूबेदार बनाया गया तो अगला शासक अब वही है, खिज़र खान। तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो काफिरों से युद्ध करना था, यहाँ पे उसका विनाश करना था, और सबसे इम्पोर्टेंट जो सबका रहता है, धन की प्राप्ति। तो तैमूरलंग का जब आक्रमण होता है तो उसके बाद ये वंश खत्म हो जाता है, और ये जो खिज़र खान रहते हैं उसको कुछ जगहों का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, जैसे मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर। उसके बाद जो अगला शासक बनते हैं वो बनते हैं खिज़र खान, और जो अगला जो वंश स्थापित होता है वो होता है सैयद वंश, जो आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ पॉइंट इसमें पढ़ने लायक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और इस वंश को ख़त्म करेंगे। इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ें। तो इसका टाइम याद रखिए, 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज़र खान था। ये पहला इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ने लायक चीज़ है यहाँ पे। उसने अपने को पैगंबर मोहम्मद का ही वंशज बताया है, अर्थात यह दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला एकमात्र सिया वंश का था। सिया मुसलमान होता है ना, सिया और सुन्नी, तो ये सिया वंश का था, मोहम्मद पैगंबर का वंशज, इसीलिए सिया वंश। खिज़र खान तैमूरलंग का सेनापति था। यह नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। तो देखिए, खिज़र खान तैमूरलंग का ही सेनापति था, इसीलिए खिज़र खान को ये सब साम्राज्य सौंप के गया था। तो सारा जो टैक्स वगैरह है तो उसी का बेटा शाहरुख खान नहीं है, शाहरुख है, उसको भेजता रहता था। फिर खिज़र खान ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि उसने स्वयं को रैयत आला कहा। इसको इम्पोर्टेंट क्लिक कीजिए, क्लिक नहीं टिक कीजिए, इम्पोर्टेंट। फिर खिज़र खान की मृत्यु के पश्चात मुबारक शाह शासक बना, और इसने तारीख़ मुबारक शाही, ये इसका जो लेखक है वो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। लाइन कुछ इस प्रकार से है कि तारीख़ मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। फिर मुबारक शाह ने यमुना नदी के तट पर एक नवीन नगर मुबारकाबाद बसाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसा शासक है नाम, नगर भी सेम नाम से है, इसलिए याद रह जाएगा। और सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो था अलाउद्दीन आलम शाह। अलार्म शाह नहीं है, जो उठते हम लोग सुबह अलार्म, वो नहीं है, आलम शाह है। तो हालांकि ये ट्रिक बनाया जा सकता है यहाँ पे, सैयद वंश का अंतिम शासक है ना, तो सैयद से शाम याद रख लीजिए। शाम को अलार्म लगाते हैं हम लोग, सुबह को लगाते हैं। कब लगाते हैं? सुबह के लिए लगाते हैं। कब लगाते हैं? शाम को लगाते हैं। तो शाम से सैयद याद रखा जा सकता है। फिर बहलोल लोदी ने इसकी हत्या कर दी और लोदी वंश की स्थापना की। अब अंतिम जो वंश है वो है लोदी वंश। तो इस वंश में हम लोग कुछ डिटेल्स नहीं पढ़ा हम लोगों ने। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि एग्ज़ाम के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। सीधा सीधे संस्थापक खिज़र खान थे। अंतिम शासक कौन थे इस वंश का? अलाउद्दीन आलम शाह। कुछ पॉइंट है। खिज़र खान की मृत्यु के बाद मुबारक शाह शासक बनता है, और क्या, मुबारकाबाद नामक नगर बसाता है। ख़त्म हो गया। चलिए अब हम लोग लोदी वंश को पढ़ते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को। उससे पहले कुछ शासकों के नाम हम लोग देखते हैं। बहलोल लोदी, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है यहाँ भी पढ़ने के लिए। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी वंश था। अंतिम राजवंश, यहाँ भी आपका ये लाइन इम्पोर्टेंट है। दिल्ली में लोदी राजवंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी।
बहलोल लोदी संस्थापक हो गया। अब ये बहलोल लोदी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहुलेख से संबंधित था। पढ़ लीजिए। बहलोल लोदी ने जौनपुर राज्य को जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, जौनपुर को। और बहलोल लोदी अपने सरदारों को मसनद ए आली कहकर पुकारता था। इसको भी इम्पोर्टेंट टिक कीजिए। और बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्का चलवाया था, जो अकबर से पहले उत्तर भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना रहा। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ है इम्पोर्टेंट, सारा इम्पोर्टेंट ही है। एक, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश पूछा जाएगा, लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक पूछा जाएगा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का जो शाखा बताया गया है तो शाहुलेख से संबंधित बताया गया है। और इसने जौनपुर राज्य को जीता था। ये अपने सरदारों को मसनद ए आली कहकर पुकारता था। और बहलोली सिक्का का प्रचलन बहलोल लोदी ने करवाया था। और ये जो सिक्का है अभी से लेके जो चला, ये अकबर के टाइम तक चला था। अकबर से पहले उत्तर भारत में विनिमय का एक मुख्य साधन बना रहा था, अकबर से पहले तक। तो ये हो गया बहलोल लोदी का टॉपिक हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में भी बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। सिकंदर लोदी लोदी वंश का सबसे योग्य शासक था। ठीक है, योग्य था यानी कि देखिए, सारा वंश में कोई ना कोई एक योग्य शासक रहता ही है। तुगलक वंश में कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, वो तो लैला था, यानी कि पागल बोल सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। और खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी। तो ये सब शासक थे कुछ प्रतापी। हमने मौर्य वंश पढ़ा था, वहाँ पे अशोक हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, 2 शासक योग्य था। तो उसी प्रकार से सिकंदर वंश में जो सिकंदर लोदी था, ये सिकंदर वंश नहीं, लोदी वंश, इसमें जो सिकंदर लोदी था ये सबसे योग्य शासक था। सिकंदर लोदी ने नागरकोट के ज्वालामुखी, शायद नागरकोट होना चाहिए, नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़ करके, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़ करके उसके टुकड़ों को मांस तोलने के लिए कसाईयों के दे दिया था। सही में बहुत ही ज़्यादा योग्य शासक था ये, इसके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। एवं मथुरा में सिकंदर लोदी ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। चलिए, अब इसकी योग्यता पर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसने क्या किया, एक नागरकोट के जो ज्वालामुखी मंदिर है वहाँ पे जो मूर्ति था उसको तोड़ करके उसका प्रयोग किस रूप में कर रहा है, तो मांस को तोलने के लिए कर रहा है। वहाँ के मूर्ति का जो टुकड़ा था उससे तो मांस को तोलने के लिए कसाईयों को दे दिया था। और फिर मथुरा में जो सिकंदर लोदी, ये मथुरा में जो ये हिंदू था, तो हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। तो ये है सिकंदर लोदी। इसने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया। तो देख सकते हैं कि जब हिंदू को ये मुसलमान बनाने के लिए मतलब प्रोत्साहित कर रहा है, तो इसीलिए हिंदुओं पर भी बोल दिया कि चलो अब हिंदुओं को भी जजिया कर देना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाले कौन शासक थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। और यहाँ पे ये हिंदुओं पर भी जजिया कर लगा दिया। हालांकि ये गैर मुसलमान लोगों से ही लिया जाता था। देखिए, जजिया कर जो था वो मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुसलमानों से लिया जाता था और ये धार्मिक कर था। मुसलमान राज्य में रहने वाले गैर मुसलमानों से लिया जाता था जजिया कर, और ये एक प्रकार का धार्मिक कर था जो हिंदुओं पर भी लगा दिया सिकंदर लोदी ने। अब है सिकंदर लोदी ने मुहर्रम में ताजिया निकलवाना बंद करवा दिया। ये मुहर्रम होता है ना, उसमें ताजिया निकाला जाता है, उसको बंद करवा दिया। और मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं के रूप में प्रदान करके उसे शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया। फिर है सिकंदर लोदी के आदेश पर एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम रखा गया फरहंग-ए-सिकंदरी। सिकंदर लोदी की गान विद्या में बहुत रुचि थी और वह शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था।
सिकंदर लोदी के समय में गान विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। ये आपका आज इम्पॉर्टेंट है, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। अब है सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। गुलरुखी उपनाम आपको याद रखना है। अब है सिकंदर लोदी ने भूमि की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया। कुछ 30 इंच यूनिट होता था इसमें मेज़र करने के लिए, तो उतना इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा याद रखना है कि भूमि का पैमाइश करने के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाने वाले शासक कौन थे? सिकंदर लोदी। फिर है सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखने के लिए आगरा नामक शहर की स्थापना किया था। आगरा शहर जो अभी का आगरा है वो, और 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन यहाँ से बना है कि आगरा नामक नगर की स्थापना किसने किया है? तो सिकंदर लोदी ने किया है। तो इस शासक के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है, सिकंदर लोदी। चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक यानी कि लास्ट वंश का लास्ट टॉपिक जो है इब्राहिम लोदी, ये हमें पढ़ना है, और इसी के साथ हमारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। चलिए इब्राहिम लोदी में देखिए, लोदी वंश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इब्राहिम लोदी, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पानीपत का प्रथम युद्ध, और ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है और इतिहास के एक महत्वपूर्ण घटनाओं में से भी एक है पानीपत का प्रथम युद्ध। क्यों इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार से, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे अच्छे प्रकार से। तो दिल्ली देखिए, सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात इब्राहिम लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, शासक बन गया। फिर है इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच युद्ध होता है। अब है पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए इसमें हुआ क्या, थोड़ा सा समझिए। खतौली का युद्ध में इब्राहिम लोदी, देखिए सबसे पहले खतौली का युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी और राणा संगा, और इस युद्ध में जो विजय प्राप्त किए थे यानी कि जीत हासिल किया था वो क्या था? राणा संगा ने। इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था। तो अब राणा संगा का जो प्लानिंग था वो सुनिए, वो था कि इब्राहिम लोदी को किसी भी प्रकार से शासन जो मतलब ये साम्राज्य चला रहा था इब्राहिम लोदी, उसको हटाना चाहता था। तो इसने प्लानिंग किया, और यहाँ पे 2 जन का नाम और आता है। एक नाम है आलम खान और एक है दौलत खान। तो इसको इनविटेशन देते हैं राणा संगा ने आलम खान और दौलत खान, इसको ये दोनों मिल करके, ये सब इसका संबंधी ही था, सब आपस में सगे संबंधी थे लोग। राणा संगा हो गया, आलम खान हो गया, दौलत खान हो गया। तो इब्राहिम लोदी के जो संबंधी थे, इसमें दो नाम आप याद रखिए, आलम खान और दौलत खान। ये दोनों बाबर को इनविटेशन दिया यहाँ पे, बाबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश में। फिलहाल इतना समझ लीजिए, बाबर कहीं का नहीं था। बाबर ऐसा सिचुएशन में था कि इसको कोई ना कोई साम्राज्य को जीत हासिल करना पड़ता है इसको, अन्यथा ये कहीं का शासक नहीं रह जाता। इसके पास कोई जगह नहीं था रहने के लिए। तो वैसे भी बाबर को चाहिए था थोड़ा कोई साम्राज्य को जीतना, तो बाबर को थोड़ा सा यहाँ पे मौका मिला कि हाँ अब हम लोग अपना कब्ज़ा यहाँ पे कर सकते हैं। तो आलम खान, दौलत खान और इब्राहिम लोदी, ये जो आलम खान था ना, ये इसी का चाचा था, इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खान, यानी कि सब सगे संबंधी था। और यही दोनों इनविटेशन दिया बाबर को भारत आने के लिए, बोला कि कैसे भी करके इब्राहिम लोदी को यहाँ पे पराजित कर दो और इसको हटाओ, यहाँ पे इसको मारना चाहता था ये दोनों, इसको इब्राहिम लोदी को हटाना चाहता था। तो इनविटेशन दिया, तो बाबर यहाँ पे आया अपना सेना ले करके। तो बाबर का एक साइड सेना खड़ा हो गया पूरा लंबा। तब जाके पता चला इब्राहिम लोदी को कि ये कुछ आया है यहाँ पे आक्रमण करने के लिए, कुछ पता नहीं था कैसे कैसे इसको बुलाया गया। तो बाबर का सेना तैयार है, अब इधर से इब्राहिम लोदी।
इब्राहिम लोदी भी इधर से रेडी हो गया। और कहाँ पे ये युद्ध होता है? हरियाणा का एक जगह है पानीपत। पानीपत पानीपत यहाँ पे युद्ध होता है 1526 में। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। तो बारूद ये सब का प्रयोग करता है बाबर और युद्ध में इसको मार देता है। और बाबर ने यहाँ पे युद्ध में अलग नीति को अपनाया था, अर्धचंद्राकार नीति। कुछ इस प्रकार से होता है, सैनिकों को चारों तरफ से अरेंज कर लिया जाता है और यहाँ पे जब कोई आता है तो इसको मार दिया जाता है। तो इस नीति को यहाँ पे अप्लाई किया था बाबर। इसको तुगलमा नीति बोलते हैं या फिर अर्धचंद्राकार। ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में जब मुगल वंश पढ़ेंगे तब। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं यहाँ पे कि आलम खान, दौलत खान ये लोग बाबर को बुलाया यहाँ पे इब्राहिम लोदी को मारने के लिए। तो इब्राहिम लोदी का सेना इधर तैयार है और उधर बाबर का सेना तैयार है। और ये युद्ध हुआ पानीपत में 1526 में। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया क्योंकि इस युद्ध भूमि में बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था, जिस कारण से युद्ध स्थल में ही इब्राहिम लोदी मारा गया। और किसी शासक मतलब एकमात्र शासक दिल्ली सल्तनत का जो युद्ध भूमि में मारा गया, हमने यहाँ पे लिखा भी है, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने युद्ध भूमि में मारा गया। अब जब बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया तो बाबर को जो चाहता था वो इसका हो गया कि हाँ अब एक शासक सफाया हो गया, अगर हम चाहें तो इस राज्य पे कब्जा कर सकते हैं। तो अब इसका मूड चेंज हो गया। तो बाबर ने डिसीजन लिया कि अब ये साम्राज्य मेरा रहेगा। तो जैसे ये खबर सुना, जो इसको बुलाने वाला था, ये दौलत खान, आलम खान, ये लोग भड़क गया। क्यों? क्योंकि बाबर को तो यहाँ पे बुलाने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए तो नहीं बुलाया था, इब्राहिम लोदी को साफ़ करने के लिए बुलाया था, जो इसने किया। और जैसा डील हुआ था बाबर को वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन बाबर वापस नहीं गया। तो यहाँ पे ये जो थे राणा संगा, ये बहुत ज़्यादा भड़क गया और ये फिर से बाबर के साथ भिड़ गया। और बाबर और राणा संगा के बीच फिर से युद्ध हुआ। कब हुआ? 1527 में। और इसको बोला गया खानवा का युद्ध उसके बाद हुआ 1527 में। तो इस प्रकार से कहानी था कुछ। फिर बाबर सबको सफाया किया और लास्ट में बाबर सबके सामने मतलब सबको पराजित कर देता है और खुद जीत जाता है। और जब जीतता है तो स्थापना कर लेता है अपना नया वंश का, उसका नाम रहता है मुगल वंश। हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे इस चीज़ को अच्छे प्रकार से। यहाँ पे एक रफली हम लोग समझें क्योंकि ये टॉपिक यहाँ का नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, ये खातौली का युद्ध में राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। राणा संगा जीत जाता है। तो राणा संगा चाहता था कैसे भी करके इब्राहिम लोदी को हटाओ, मारो, इसको भगाओ। तो ये और फिर आलम खान, दौलत खान, ये लोग सब मिल के बाबर को बुलाते हैं। बाबर आता है और 1526 में युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी फाइनली मारा जाता है यहाँ पे। इब्राहिम लोदी यहाँ पे मारा जाता है युद्ध में। और उसके बाद बाबर का भी यहाँ पे दिमाग चेंज हो जाता है, इसका माइंड चेंज हो गया। अब बाबर भी यहाँ अपना वंश स्थापित करने के लिए तैयार हो गया। और इसके लिए चाहिए था बाबर को फिर से युद्ध करना पड़ा था क्योंकि राणा संगा है, फिर आलम खान है, उधर दौलत खान है। तो राणा संगा के साथ बाबर का युद्ध हुआ 1527 में, खानवा का युद्ध उसको बोलते हैं। उसके बाद बाबर सबको सफाया करते गया और लास्ट में खुद साम्राज्य संभाल लिया और नाम रख दिया अपना वंश का मुगल वंश। और मुगल वंश का स्थापना बाबर ने ही किया था इस प्रकार से। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में मुगल वंश में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको पानीपत का प्रथम युद्ध समझ में आ गया होगा। इतना एग्ज़ाम में अभी नहीं पूछेगा, आपको सीधा सीधे पूछा जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। डेट के साथ याद रखिए 13 अप्रैल 1526। 13 अप्रैल 1526 किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें कौन जीता था, कौन हारा था? तो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था, यानी कि हार चुका था। और हारने के साथ ही ये मारा भी गया था, यानी कि इसका डेथ हो चुका था। तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। और बाबर को भारत पर आक्रमण करने का जो निमंत्रण है वह पंजाब के शासक दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने ही दिया था। तो ये था
यहाँ पे इब्राहिम लोदी के बारे में, यानी कि छोड़िए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं, ख़त्म हो गया ये वाला। अब है हमारा कुछ तथ्य। पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने जो पढ़ा उनमें से जो कन्फ्यूजिंग चीज़ है, जहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, उन सबको एक साथ हमने टेबल बना के लिख दिया। और इसका ये आप लोग का काम है कि आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझना क्या है, इसको रटना पड़ेगा। सब हमने पीछे पढ़ा, उन सबको एक साथ एक फॉर्मेट में लिख दिया। जैसे कि सल्तनतकालीन प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, जैसे कि वजीर के पद पे, इसको कौन सा कार्य दिया गया था, मतलब वजीर का क्या कार्य था, तो राजस्व विभाग। फिर आरिज ए मुबालिक, ये सैन्य विभाग था। दीवान ए इंसा या फिर दबीर ए खास, ये शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान अधिकारी था। दीवान ए रसातल विदेशी विभाग का अध्यक्ष था। तो इस प्रकार से सारा प्रमुख अधिकारी को हमने एक टेबल में रखा। फिर है प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं उनके संस्थापक, जैसे कि नायब ए मामलिकात, ये प्रशासन संचालक विभाग से संबंधित है। इसके संस्थापक थे बहराम शाह। फिर दीवान ए अर्ज, ये सैन्य विभाग है, इसके संस्थापक थे बलबन, हमने पढ़ा था। तो सारा चीज़ों को हमने एक टेबल में रखा है। यहाँ पे दीवान बंदगान को पढ़ा था, दासों के देख रेख करने के लिए फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापना किया गया था। दीवान खैरात को पढ़ा था, और भी जितना दीवाने करके चीज़ था सब हमने यहाँ पे एक साथ रख दिया। फिर है सल्तनतकालीन सैन्य पदाधिकारी, तो आरिज मुबालिक, हाँ ठीक है। सर ए जहानदार, आमिर ए आखुर, ये अश्वशाला का प्रधान था। रजिया सुल्तान, जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो ये सब है। अब है सल्तनतकालीन साहित्य, जैसे कि तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, ये अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया है। फिर तारीख यामिनी उद्बी के द्वारा लिखा गया है। ये सब पुस्तक का नाम है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमने पढ़ा है टॉपिक के साथ उतना ही आपका इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। सल्तनतकालीन स्थापत्य, इसको देखिए। तो स्थापित, निर्माणकर्ता और स्थान, जैसे कि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, इसका जो निर्माणकर्ता थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, दिल्ली में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक, अजमेर। तो कुतुब मीनार है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, मदरसा ए मुइज्जी, बलबन का मकबरा। फिर है लाल महल बलबन ने बनाया था, दिल्ली में है। अलाई दरवाज़ा, फिर ये सब बहुत सारा चीज़ है, सब हमने एक टेबल में रख दिया। और इस प्रकार से हमारा कंप्लीट दिल्ली सल्तनत यहाँ पे फिनिश हो गया। तो आज का वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य को पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।